हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स का। इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार चैप्टर नंबर 7 में स्किप करी हूँ, उसके मैं लाइक डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी बना रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस ओसवाल बुक्स। बच्चों देखो, अभी आप लोगों के पास कम टाइम बच रहा है फॉर योर प्रिपरेशन, तो आप लोग ना चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद ये ओसवाल को जो बुक है ICSE क्वेश्चन बैंक क्लास 10 फिजिक्स का, ये आप लोगों का लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है, 2025 एग्जाम वाला, मतलब लेटेस्ट एडिशन वाला है। आप लोग इसको परचेज करो और इससे ना हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा बोर्ड्स में, क्योंकि इसमें ना बोर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चंस बने हुए हैं, आंसर्स भी दिए हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्जाम में आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। साथ में मैं आपको केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव कोर्स के बारे में बता दूं बच्चों, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड है। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। उनका एग्जाम जो भी स्कूल में हो रहा है उसमें भी उनका अच्छा मार्क्स आ रहा है। अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो आप लोग सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज होगा आप लोग यही नंबर में कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग पहले क्लास 9 में, क्लास 8 में, 7 में आप लोग पढ़े हो, मतलब आप लोगों को आइडिया है, ठीक है। आप लोगों को सबको आइडिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों के घर में अभी जो करंट आप लोगों को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, करंट की वजह से ये लाइट जल रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगी, मतलब उसको करंट नहीं मिल रहा है तो ये लाइट बंद हो गया। जैसे मैं ऑन करी, करंट मतलब यहाँ पर अभी रन कर रहा है, ठीक है। करंट रन कर रहा है इन द सेंस हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों यही होता है जो कि आप लोग अपने घर में ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है, जो अपने घर में आप लोग ऑब्जर्व करते हो। फिजिक्स की भाषा में हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिक्स की भाषा में हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं कि सपोज देयर इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ना बच्चों चार्ज होते हैं, ठीक है। चार्ज का मतलब समझ जाओ, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है, चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है। तो उस कंडक्टर में, कंडक्टर आपका मेटल्स हो सकता है, ठीक है। वो जो मेटल है उसमें बच्चों चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर या वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग फिजिक्स की भाषा में ऐसे डिफाइन करते हैं। और मैथमेटिकली आप लोग देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल I, चार्ज को हम लोग देते हैं कैपिटल Q और टाइम को हम लोग नॉर्मल T करके लिखते हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ से आप लोग को Q को अलग कर दोगे तो I इंटू टी, तो आपको चार्ज का एक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला मिल गया। तो ये आप लोगों का नॉर्मली फॉर्मूला खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। अभी अगर आप लोगों को जानना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी भी, एक बॉडी टोटल कितना चार्ज एक्वायर किया है या लूज किया है, ठीक है। एक बॉडी टोटल कितना चार्ज एक्वायर किया है या फिर लूज किया है, तो उसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर जो प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर जो साइन दिया गया है, पॉजिटिव साइन बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिसिट और माइनस साइन रहेगा वो बताता है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम लोग को जानना है एक बॉडी में टोटल एक्स्ट्रा कितना चार्ज है, कितनी चार्ज की कमी है, तो फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है बच्चों -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसका ये यूनिट है कूलम, ठीक है। कैपिटल C हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर जो Q है वो है टोटल चार्ज। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इसको डिराइव भी करी हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक बार सोचो, बस इमेजिन करो। यहाँ पर बोला एक कूलम मतलब इतना चार्ज, मतलब अगर कोई बोल रहा है एक कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का बात हो रहा है, तो एक कूलम का मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का बात कर रहा है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिला के बनते हैं 1 कूलम। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, सोचिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सोचते रह जाओगे, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोग मिला के बनते हैं 1 कूलम। अब ये आया कैसे? अब देखो, सिंपल सा चीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वही कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं उसको ऐसे लिखी हूँ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय 1 बाय ये वाला वैल्यू, ठीक है। अब इसको बस मैं सॉल्व करते करते चली तो मेरे को मिला 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ SI यूनिट्स 1 मार्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। करंट का SI यूनिट आता है तो दैट इज एम्पियर। करंट का SI यूनिट आता है एम्पियर। अभी आप लोग जो I इज इक्वल टू क्यू बाय क्या लिख रहे थे, T लिख रहे थे, तो Q का हो जाता है कूलम, टाइम का हो जाता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, जिसको एम्पियर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दिस एम्पियर वर्ड जो इसका सिंबल क्या बोलते हैं, यूनिट जो एम्पियर दिया गया है एम्पियर, इट हैज़ बिन गिवन द नेम इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच फिजिस्ट एंड्रे एम्पियर, ठीक है। एक फ्रेंच फिजिस्ट थे एंड्रे एम्पियर, उनके नाम के ऑनर के लिए, मतलब उनके नाम के ऊपर में ये यूनिट आ गया है, ठीक है। ये यूनिट जो है ये आ गया है, समझ में आया। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग जब स्पेलिंग लिखते हैं तो A छोटा, लेकिन जब सिंबल देते हैं तो A कैपिटल में हुआ। अच्छा, अब करंट को हम नापते हैं किस में? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, जब ऐसे सर्किट बनाते हैं ना, जब ऐसे सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग करंट को नापने के लिए एक एमीटर डिवाइस होता है। आप लोग लैब में जाओगे तो देखना, टीचर को बोलना, आपको दिखाएंगे। एक डिवाइस होता है एमीटर, उसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, और उसको हमेशा सीरीज़ में हम लोग कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है आगे आप लोग पढ़ोगे, इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है। मतलब अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका उल्टा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट होता है, हमेशा ऑपोजिट होता है। यहाँ पर ये कूलम पर सेकेंड को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना। करंट का यूनिट हम लोग 1 एम्पियर लिखते हैं, दैट इज़ 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 मतलब करंट को 1 एम्पियर कब बोलते हैं? सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में 1 सेकेंड में सपोज 1 कूलम चार्ज फ्लो कर दिया, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर दिया। 1 कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, समझ जाओ, ठीक है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 सेकेंड में सपोज उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर दिया। तो वहाँ पर जो करंट हम लोग नापेंगे तो क्या आएगा? 1 एम्पियर आएगा। सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्लियर? अब कुछ स्मॉलर यूनिट्स होते हैं करंट, ये करंट ज़्यादा वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल वैल्यू भी हो सकता है उसका, है ना। तो जो स्मॉलर यूनिट्स है वो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम ऐसे लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1/1000 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर। ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आता है, तो इसको याद रखना। क्लियर? नाउ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल होता है क्या है बच्चों? देखो, सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज ली हूँ। टेस्ट चार्ज को नॉर्मली ना ऐसे स्मॉल क्यू करके भी लिखते हैं, ऐसे स्मॉल क्यू। आपके बुक में बड़ा क्यू दिया है तो चलो कोई बात नहीं। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक वो चार्ज होता है जिसका बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है, बहुत ही छोटा वैल्यू होता है इस चार्ज का, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, सपोज हमारे पास एक तो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को हम लोग बहुत दूर से इन्फिनिटी से लेके आएंगे एक पॉइंट में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई बना के रखेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखेगा। तो हम लोग क्या करना है, ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत दूर से, जहाँ पर बिल्कुल भी इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इन्फिनिटी से हम लोग इस चार्ज को लेके आएंगे टू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, ठीक है। चार्ज फील्ड अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। तो इसको देखो हम लोग समझते कैसे हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं।
The potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. मतलब ये चार्ज बॉडी था, यहाँ पर हमने चार्ज बॉडी रखे हैं, ठीक है, चार्ज बॉडी रखें, ये चार्ज बॉडी की विसिनिटी में हम लोग क्या किए हैं, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज बॉडी की विसिनिटी पे लेके आए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम लोग जो वर्क डन किए हैं दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक टाइप का वर्क डन ही है, पोटेंशियल जो है वो एक टाइप का वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है? इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू what given to the vicinity of a charged body, to the vicinity of a charged body, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो हम लोग काम करते हैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड का विसिनिटी में लाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल को बच्चों हम लोग एक टाइप का वोल्ट ही होता है, पता है, पोटेंशियल जो होता है वोल्ट ही होता है। तो पोटेंशियल जो होता है ना, हम लोग उसको वी करके, कैपिटल वी करके लिखते हैं। कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q। तो वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया Q इंटू V। देखो वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिल गया। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का सिंबल V, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, वोल्ट का भी सिंबल V, है ना। अब इसका यूनिट अगर मैं देखूंगी पोटेंशियल का, तो V यहाँ पर मैं क्या बोली कि इसका यूनिट वोल्ट है, तो V की जगह में वोल्ट लिख दी। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पर जूल लिख दी। यहाँ पर इसका होता है क्या बोलते हैं, कूलम, तो कूलम लिख दी। तो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय व्हाट, 1 कूलम। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रिक, मतलब 1 वोल्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? तो एसआई यूनिट होता है पोटेंशियल का वोल्ट। तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल को हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं कब? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एंड ब्रिंगिंग 1 चार्ज कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ गए? अब समझाना पड़ेगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही वही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट है, एक का ज़्यादा पोटेंशियल, एक का कम पोटेंशियल, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इसको हम लोग ये चार्ज बॉडी को ले क्या आ रहा है वैसे हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वही हम लोग टेस्ट चार्ज लिए हैं, हम लोग एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लिए हैं, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी से लेके नहीं आएंगे उसको, ठीक है। हम लोग उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। हम लोग उस चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मतलब एक चार्ज बॉडी है, हम लोग उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 2 पॉइंट के बीच का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। कैसे ना, देखो मैं आप लोगों को सिंपल चीज़ बताती हूँ। 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जैसे कि 2 पॉइंट है सर्किट का, एक तरफ में सपोज इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है कम, तो एक का आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ नेगेटिव, जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर पॉजिटिव। तो एक हो जाता है हायर पोटेंशियल में, एक हो जाता है लोअर पोटेंशियल में, एक हो जाता है हायर पोटेंशियल, एक हो जाता है लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो यही होता है बच्चों, उनका डिफरेंस इन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, वर्क डन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम लोग एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इस पॉइंट में पोटेंशियल था VA और इस पॉइंट में पोटेंशियल था VB। तो यहाँ पर चार्ज था, यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं चार्ज को, तो डिफरेंस क्रिएट होगा, तो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट व्हाट चार्ज बॉडी इन और दैट टेस्ट चार्ज। क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम लोग किस में नापते हैं? किस में नापते हैं? जैसे कि करंट को हम लोग नाप रहे थे एमीटर में, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को जब नापते हैं ना बच्चों, तो सर्किट जब बनाते हैं ना, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है तो पोटेंशियल डिफरेंस ना ऐसे एक वोल्ट मीटर करके अटैच करते हैं वहाँ पर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ये ऐसे करके रहता है वोल्ट मीटर, V करके लिखा रहता है। वो वोल्ट मीटर को हमेशा ऐसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पढ़ोगे पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, जिसको सर्किट में पैरेलल हम लोग कनेक्ट करते हैं, पैरेलल हम लोग कनेक्ट करते हैं। सिंपल, ये बेसिक चीज़ है, आगे पढ़ोगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। सपोज एक कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है,
जब करंट फ्लो करता है ना बच्चों, तो करंट कंडक्टर के अंदर में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि करंट को ना आसानी से जाने देते नहीं है। जब वो करंट जाता रहता है इस डायरेक्शन में, तो वो लोग उसको रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं कि नहीं तेरे को हम लोग जाने नहीं देंगे, तेरे को हम लोग जाने नहीं देंगे। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि कंडक्टर ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। So resistance is, it is the obstruction offered to the flow of current by the conductor. और पता है रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। देखो मैं सब कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, लिखी में नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा वैसे कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो कंडक्टर्स होता है, मतलब मेटल को ले लो। अब जो मेटल होते हैं, मेटल में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस कैसे यहाँ पर आए? एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। यहाँ से जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग घूमते रहते हैं। और साथ में ही जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। तो एक मेटल के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे मतलब इक्वल नंबर ऑफ बेसिकली पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस बच्चों मूव नहीं करते हैं। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करता है इनसाइड द मेटल। मेटल के अंदर में वो फ्रीली मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एक ऐसे मूव कर रहा है तो एक इधर जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, मतलब रैंडम डायरेक्शन में ये लोग मूव करते हैं जब हम लोग कोई भी इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, देखो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जब मैं इसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट करूँगी तो वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस से इसको कनेक्ट कर देंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दिए। एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन रहता है ना, प्लस माइनस रहता है, ठीक है। पर अब अभी यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लोग रैंडमली मूव करते रहते हैं, यहाँ वहाँ, दैट मीन्स इस केस में बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही हम लोग इसको एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज हम लोग इसको एक सेल या बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको ये मेटल को सेल से कनेक्ट कर दिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द एंड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल ये है, तो मतलब इधर साइड से वो लोग इधर साइड की तरफ पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लोग ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस समय सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो जब वो लोग मूव करते रहते हैं तो भाई अंदर तो खाली जगह है नहीं, है ना, अंदर में बीच बीच में पॉजिटिव आयंस लोग फिक्स है। तो जब वो लोग मूव करते रहते हैं तो दे कोलाइड विद दिस पॉजिटिव आयंस, ये लोग इस पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं। और जैसे ये लोग पॉजिटिव आयन के साथ टकराते हैं तो इनका काइनेटिक एनर्जी लूज होता है, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी और इनका स्पीड कम हो जाता है। पहले जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाए इनका स्पीड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड जो है सबसे पहले इनका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर जब कॉलिजन होता है इनके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में, तो ये लोग अपना लूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी और इनका स्पीड हो जाता है कम, ठीक है। उसके बाद टकरा गए, टकराने के बाद फिर से इनका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। टकराने के बाद फिर से ये लोग मतलब अपना स्पीड को कम हो गया। उसके बाद दे आर अगेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये लोग टकराने के बाद एक जगह रुक नहीं जाते हैं, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद बैटरी के अंदर में, सेल के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ये इलेक्ट्रॉन्स लोगों को बेसिकली एनर्जी देता है, वो एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स लोग भागते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई हम लोग अप्लाई करके रखे हैं, तो टकराने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेके फिर ये लोग अपना जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं।
मतलब फिर से इनका स्पीड बढ़ जाता है, फिर जैसे टकराते हैं स्पीड कम हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ जाता है, फिर जैसे टकराते हैं स्पीड कम हो जाता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर में बल्क में एक साथ उनका स्पीड नहीं बढ़ता है, कभी स्पीड उनका ज़्यादा बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, किसी किसी का बढ़ता है, किसी किसी का कम होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो मेटल है वो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देता है कि नहीं, पॉजिटिव आयंस लोग उनको रोक नहीं कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, आगे नहीं जाओगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेटल वायर है या कंडक्टर है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर एंड ये डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग फॉर्मूला से याद रखते हैं वीर। ठीक है, वीर V इज इक्वल टू IR, ये है इसका फॉर्मूला वीर। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। V का मतलब सबको पता है, वोल्टेज का बात हो रहा है, वोल्ट का बात हो रहा है। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, R का मतलब ये रेजिस्टेंस को हम लोग R लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज एक कंडक्टर है, आप लोग पूरा तार वार जैसे पूरा सेटिंग फेटिंग कर दियो यहाँ पर। ठीक है, कंडक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस कंडक्टर में द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इस एंड। मतलब आप लोग जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference apply across its end। ये बार यहाँ तक देखो, मतलब ओम्स लॉ में बच्चों दो चीज़ का बात क्या है, एक तो करंट फ्लोइंग मतलब करंट का I का, और दूसरा बात क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम लोग V लिखते हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ये कंडक्टर के दो एंड में, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमेशा हम लोग इक्वल टू दे के एक तो कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग V इज इक्वल टू इसको हटा के R लिखे हैं और यहाँ पर I लिखे हैं। मैं डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, नॉर्मली पहले R लिखते हैं फिर I लिखते हैं क्योंकि इसको हटा रहे हैं, बट मैं वो फॉर्मूला वीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर R को पीछे लिख दी। नाउ व्हाट इज R हियर, R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से I का एक और फार्मूला मिल गया V/R, R का मिल गया V/I। तो ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट बच्चों होता है ओम। क्या होता है, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है, ओम। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ओम करके एक तो बाबा साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम के ऊपर में हम लोग ये यूनिट को पढ़ते हैं। तो ये बाबा का नाम है, लेकिन जब आप लोग स्पेलिंग लिखोगे ओम का रेजिस्टेंस में तो ओ छोटा, ठीक है, और इसका ये जो सिंबल है इसको ओमेगा बोलते हैं, सिंबल को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। एक ओम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है ना। तो रेजिस्टेंस के जगह में 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट के जगह में 1 वोल्ट, करंट के जगह में 1 एम्पियर, सबका ऐसा यूनिट हम लोग लिखेंगे। सो 1 ओम, रेजिस्टेंस को हम लोग 1 ओम कब बोलेंगे, जब 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर में अगर आप लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे हो और उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस वहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 ओम। क्या बोलेंगे, 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस बच्चों कुछ कुछ फैक्टर्स में डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिपेंड करता है बेसिकली 2 से 3 फैक्टर में, 2 से 3 फैक्टर में ये डिपेंड करता है। अरे मैं तो ओम्स लॉ का एक चीज़ भूल गई, सॉरी, ओम्स लॉ का एक चीज़ भूल गई। यहाँ तक बता के मैं बोली थी प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस बेसिकली टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, क्योंकि ओम्स लॉ में आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो, ओम्स लॉ हमको रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस बच्चों टेम्परेचर में डिपेंड करता है। तो जब भी आप ओम्स लॉ को स्टडी करोगे तो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द 2 एंड ऑफ द कंडक्टर, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये सब काम आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी गर्मी बढ़ गया, कभी घट गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको एक तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है,
तो प्रोवाइडेड टेम्परेचर या फिर फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। जैसे मैं नहीं पढ़ाई तो आपका मार्क्स कट जाता है ना। आप लोग तो भाई पढ़ चुके होगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर में। जितना लंबा आपका तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर या फिर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब कंडक्टर का एरिया अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो भाई जगह मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, जगह मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। भाई एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया अगर छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने का जगह नहीं मिलेगा, बहुत कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया से इन्वर्स रिलेशन रखता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। देखो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर एक थिक कंडक्टर है, अगर मोटा सा तार है, ऐसे अगर मोटा सा तार है, ठीक है, तो वो लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वही अगर सेम लेंथ का अगर पतला सा तार है, सेम लंबाई का, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फिर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर में। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो फट 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 और कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, वैसे ही है। देन नेचर ऑफ द कंडक्टर, गुड कंडक्टर लोगे भाई, अच्छा क्वालिटी का कंडक्टर लोगे तो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ऐसे ही चीप क्वालिटी का कंडक्टर ले लोगे, बैड कंडक्टर ले लोगे तो मोर रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओम्स लॉ का ग्राफ एग्जाम में आता है बनाने, तो ओम्स लॉ को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स लॉ में हम लोग किसके बीच में रिलेशन पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो हम लोग उसको कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग एक्स वाई एक्सिस में बना देना वोल्टेज, इधर बना देना आप लोग क्या बोलते हैं इसको, आई, और कुछ लिखा है क्या? और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे आप लोग बना देना बढ़िया से एकदम, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन निकाल देना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अलग अलग वैल्यू मैं बता दी हूँ उसका स्लोप निकालने के लिए। देखो सपोज हम लोग को स्लोप निकालना है, अगर आप लोग को खाली ग्राफ बनाने बोलेगा तो ऐसे ग्राफ बना सकते हो ओम्स लॉ का। टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देना, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्लोप निकालने बोल रहे हैं तो वो जो आप लोगों का ग्राफ मिला है वहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लो। ये पॉइंट में वोल्टेज ये हो गया, करंट का वैल्यू ये हो गया। इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ये हो गया, करंट का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा, हम लोग टेन थीटा करके पढ़ते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा, इसको यहाँ पर थीटा ले लो, ये एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के लिए अगर मैं देखूंगी, यहाँ पर देखो जैसे कि ये स्लोप बन रहा है, ये ऐसे करके यहाँ पर स्लोप बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है टेन थीटा करके जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ देखो ये 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर सीधा का बात कर रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज V2 माइनस V1, और नीचे में यहाँ पर 2 पॉइंट का बात कर रहा है तो ये I2 माइनस I1, बड़ा माइनस छोटा। तो V2 माइनस V1 को हम लोग डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट का जो चेंज है I2 माइनस I1 को मैं डेल्टा I लिख रही हूँ। तो बच्चों V बाई आई तो रेजिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन आता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है? ये VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वो हमेशा रेजिस्टेंस देगा, और उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। अगर क्वेश्चन देता है फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। देखो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा रहेगा ना, तो उसको आप लोग किलो ओम, मेगा ओम में नापोगे। किलो ओम होता है बच्चों 10 टू द पावर 3, 1000 क्या बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, या हाँ ओमेगा ओम भी बोल सकते हो। और 1 मेगा ओम होता है बच्चों 10 टू द पावर 6 ओम। तो ये अगर हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप लोगों को बड़ा रेजिस्टेंस को ऐसे नापना पड़ता है, ऐसे नापना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ कंडक्टेंस, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है वैसे कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था तो इसका हो जाएगा 1 बाय ओम, तो ओम इनवर्स या फिर सीमेन भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है।
इसका स्लोप अगर आई बाय वी का ग्राफ अगर ले रहे हो आप लोग, इधर आई बना रहे हो इधर वी बना रहे हो, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा है ना, रेजिस्टेंस वी बाय आई था, रेजिस्टेंस था वी बाय आई, ठीक है। अगर आप लोग वन बाय रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का बात करोगे तो आई बाय वी इसका उल्टा हो जाएगा, तो आई बाय वी का स्लोप क्या देता है, कंडक्टेंस देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही सिंपल चीज़ है वो मैं लिख दी हूँ। नाउ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टिविटी क्या होता है वो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा, एक कांस्टेंट ही होता है वो। अब रेजिस्टेंस का आप लोग पढ़े थे इक्वेशंस, वो सब फॉर्मूलाज तो वहीं सब लोग निकालेंगे, जो फैक्टर्स आप लोग पढ़े थे। रेजिस्टेंस बच्चों बेसिकली दो फैक्टर्स में डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये दो चीज़ में डिपेंड करता है, या दोनों को मिला लो, प्रोपोर्शनल साइन दे दो, सामने में एल है और नीचे में 1/a, मतलब इंटू 1/a, ए नीचे में रहता है। अब आप लोगों को ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू दोगे एंड यहाँ पर एक तो कांस्टेंट आपको प्रोवाइड करना है, ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके लिखी हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके मैं लिखी हूँ, फिर L/A। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट मैं ली हूँ, दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ से इसको अलग करो, इसको अलग करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा R इंटू A बाय L। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो बेसिकली आपका इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट व्हाट, आपका यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो यहाँ से मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर देखो मैं सेम चीज़ रेजिस्टिविटी का मैं सेम चीज़ लिखी हूँ, यहाँ तक मैं पूरा लिख ली रेजिस्टिविटी का, यहाँ तक आप लोगों को निकाल के दिखाई। अब इसका अगर मैं यूनिट अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यूनिट लिखने के लिए आर का बच्चों क्या होता है, ओम। देखो कैसे निकालेंगे यूनिट, आर का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कट गया तो ये बचेगा सिर्फ ओमेगा इंटू, मतलब ओम इंटू वॉट, ओम इंटू या ओमेगा इंटू मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है ओम मीटर, ओम तो नहीं बोलना चाहिए, ओमेगा मीटर बोल दो, है ना, ओमेगा मीटर, ओमेगा मीटर। अभी अगर आपके पास एक तार है जिसका लंबाई है, दिख रहा है, तो सपोज आपके पास तार का लंबाई है, लेंथ है 1 मीटर और एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R इंटू 1/1, मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर एक तार है आपका जिसका लेंथ है 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर या फिर तार। क्लियर। ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये अलग अलग सब्सटेंस के अलग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द तार ऑफ द वायर, वायर का मटेरियल में डिपेंड करता है, इसको लिख लो, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है अपॉन द मटेरियल ऑफ द वायर या कंडक्टर, ठीक है। एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, सिल्वर के लिए रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्युमिनियम के लिए अलग है, अलग अलग मेटल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग रहता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। अगर मेटल्स का बात करें, सपोज मेटल का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर मतलब जो थोड़ा बहुत कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, थोड़ा बहुत इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, अगर सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। ये उतना नहीं है, बस है तो आप लोग देख लो। और ये किस में डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर का शेप और साइज़ में डिपेंड नहीं करता कि लंबा है कि क्या है, उसमें ये डिपेंड नहीं करता, शेप साइज़ में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चंस देखो, आप लोगों का ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ठीक है, उसी टाइप से मैं बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊंगी। सपोज यू हैव 2 वायर्स, दोनों कॉपर वायर से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप लोगों को पता होना चाहिए दो एक जैसे वायर का बात कर रहा है क्या, अगर एक जैसे वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल ऑफ दी कंडक्टर। तो 2 कॉपर वायर है, तो ये भी कॉपर वायर, ये भी कॉपर वायर, एक पतला है एक मोटा है, दोनों का लंबाई सेम है, ठीक है। तो ए इज थिनर देन बी, ए पतला है बी मोटा है, ठीक है। ए का लंबाई बी का लंबाई सेम है, दोनों कॉपर के तार है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। विच वन विल हैव मोर रेजिस्टेंस, दोनों में से रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा। तो बच्चों रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है, यहाँ पर लेंथ तो सेम है, रेजिस्टेंस 2 में डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया में।
लेंथ तो सेम है, तो एरिया को देखो, जो ज़्यादा पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप लोगों को पढ़ाई थी मैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका मांगा है, कौन है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो पतला होगा। ए विल हैव मोर रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया छोटा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो बच्चों रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर, और यहाँ पर दोनों को तार का एक ही मटेरियल है। अगर दो तार का सेम मटेरियल होगा तो बच्चों रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। क्लियर। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। यहाँ पर ये वी आई ग्राफ है, तो बच्चों वी आई ग्राफ क्या देता है, उनका स्लोप रेजिस्टेंस देता है। याद आया, दो तार है ए और बी, ए और बी, ठीक है, बी थोड़ा आगे है, ये ए है, ये बी है, इस टाइप से। यहाँ पर वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट का बात हो रहा है, यहाँ पर करंट का बात हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, इस टाइप का क्वेश्चन 12th में ही पूछा जाता है। विच वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस, दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका यहीं पर देख लो। हाँ, बढ़िया बारिश हो रहा है। रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखो, क्लियर है। अब आप लोगों को ना रफ तरीका बता रही हूँ मैं, अपने एग्जाम में ऐसे करना। ये ए तार हो गया, ये बी तार हो गया, ये वोल्टेज है, तो सपोज यहाँ पर 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, मतलब इस टाइप से आप लोग लिख लो वोल्टेज। इसका, इसके लिए वोल्टेज 4 है, इसके लिए 6 है। करंट का वैल्यू सपोज इसके लिए है 2, इसके लिए है 4, ऐसे करके अपना रफ वर्क कर लेना, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू है बताना है किसका ज़्यादा है, तो सॉल्व करके बता दो। अगर तार ए का बात करोगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पहला तार का बात करोगे, ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों का V/I होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो पहला तार का वोल्टेज कितना है, पहला तार के लिए वोल्टेज है 6, करंट कितना है पहला तार के लिए 2, तो ये हो गया 4। बी का निकालो, ये रफ वर्क है, आप लोग ऐसे रफ वर्क करके ना इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका वोल्टेज कितना है 4, क्योंकि वो कम है नीचे में, तो भाई वो कम ही होगा ना उससे वैल्यू, और इसका करंट है 4, ये आया 1। तो बच्चों रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका आया, ये वाला तार ए का, तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस ऑफ विच वायर, ए वायर इज मोर, ए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, बी से ज़्यादा होगा। ए वायर का रेजिस्टेंस जो है वो बी से ज़्यादा होगा, ए वायर का रेजिस्टेंस जो है वो बी से ज़्यादा होगा। क्लियर होगा। और इसका रीज़न पूछेगा तो आप लोग इसका रीज़न में लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ ग्राफ ए इज़ ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ ग्राफ बी, है ना। स्लोप हम लोग को रेजिस्टेंस देता है, इसका रीज़न मांगा है तो लिख देना स्लोप ऑफ ग्राफ ए इज़ मोर देन स्लोप ऑफ, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना ए का, दैट मीन्स इसका रीज़न क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ, सबसे पहले ए विल हैव मोर रेजिस्टेंस एज स्लोप ऑफ ग्राफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ ग्राफ बी। और स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, समझ में आया। नाउ 2 कॉपर वायर्स, अब हमारे पास में 2 कॉपर वायर है, क्या है, 2 कॉपर वायर है। देखो दोनों सेम तार है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है। 2 कॉपर तार है, एक का लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एक का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया सेम है, लेंथ अलग अलग है। रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। एरिया सेम है और लेंथ अलग अलग है, तो बच्चों सबसे पहले एक पहला तार को ले लो ए, दूसरा को ले लो बी, कंपेयर करने बोल रहा है तो रेशियो निकालते हैं। दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये वाला जो A/L वाला होता है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला तो ऐसे ही होगा। इसको छोड़ो, पहले रेजिस्टेंस ऑफ A/L, एरिया सेम है, लेंथ कितना है पहले वाले का 4, दूसरे वाले का रेजिस्टिविटी, एरिया सेम है, लेंथ कितना है 8। सॉल्व करो, रेजिस्टिविटी कट गया, A/4 इंटू 8/A, ये हो जाएगा 2:1। इनका रेजिस्टेंस को हम लोग कंपेयर किए, उसका वैल्यू निकल गया 2:1। अब रेजिस्टिविटी कंपेयर करना है,
तो रेजिस्टिविटी तो दोनों का सेम आएगा, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पर दोनों तार का सेम मटेरियल है ना, तो रेजिस्टिविटी आएगा 1:1। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम डबल्स ऑन इटसेल्फ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है 4 ओम, वो डबल हो गया मतलब उसको उसमें लपेट दिए, मतलब उसका एरिया डबल हो गया। वायर का सपोज इनिशियली ओरिजिनल लेंथ वायर का था L, ओरिजिनल रेजिस्टेंस उसका कितना था 4 ओम, और उसका एरिया सपोज ले लो, ओरिजिनल एरिया A ले लो, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पर डालो, फॉर्मूला डालोगे तो रेजिस्टेंस होता है ρA/L, हो गया। एरिया को A ले लो यार, है ना। अब रेजिस्टेंस A/L कितना है 4, मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस के हिसाब से रेजिस्टेंस इज 4 ओम व्हेन एरिया ऑफ द वायर वाज A एंड लेंथ इज L। अब क्या किए हैं, यही वायर को डबल कर दिए, उसको घुमा दिया, उसी में डबल कर दिए, डबल कर देंगे तो उसका एरिया डबल हो जाएगा। नाउ अभी सेकंड कंडीशन में उसका एरिया हो गया डबल और उसका लेंथ बच्चों हो जाएगा आधा, क्योंकि उसको डबल कर दिए तो लंबाई आधा हो जाएगा और एरिया डबल हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस निकालेंगे। नया रेजिस्टेंस मतलब R डैश हो जाएगा, एरिया हो जाएगा उसका क्या, एरिया हो जाएगा उसका, वो बच्चों मैं फॉर्मूला कैसे रॉन्ग लिख दी, सो सॉरी यार, सो सॉरी। देखो तो मेरे को L/A होता है, मैं भी क्या कर रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तेरी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, नेवर माइंड, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर लिख देती हूँ। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि वायर का जो हम लोग वायर जो लिए थे उसको हम डबल कर दिए, उसमें डबल कर दिए मतलब उसका जो एरिया है बच्चों वो डबल हो जाएगा, लेकिन उसका लंबाई जो है वो आधा हो जाएगा, उसका लंबाई जो है वो आधा हो जाएगा। डबल कर दिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बोल रहा है नया रेजिस्टेंस निकालो, तो निकाल लेते हैं नया रेजिस्टेंस। अरे भाई यहाँ मत गिर जाना बिजली। तो R डैश इज इक्वल टू, यहाँ से पहले सॉल्व करो, रो इंटू L, नीचे में A है और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4। अभी बच्चों ये रो L/A इज इक्वल टू 4, तो 4 बाय नीचे 4, तो यहाँ पर ये आ रहा है 1। तो मतलब पहला सेकंड में जब हम लोग उसको डबल कर देंगे, उसका जब एरिया को हम लोग बढ़ा के डबल कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है ना। तो हम लोग का R डैश आया 1 ओम। दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 27 ओम ट्रिपल्स ऑन इटसेल्फ, मतलब ट्रिपल कर दिए तो उसका नया रेजिस्टेंस बताओ। तो इनिशियली उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस होगा रो L/A कितना 27 ओम, इतना, ये उसका पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा नया रेजिस्टेंस उसका बोल रहा है उसको ट्रिपल कर दिए, उसमें ट्रिपल मतलब लंबाई 3 गुना कम हो गया लेकिन एरिया 3 गुना बढ़ गया, L/3 हो गया और एरिया हो गया 3A। अब इसको सॉल्व करते हैं, रो L/A और यहाँ पर ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा, 3 3 जा 9, रो L/A, मैं इसको रो बोल रही हूँ, रेजिस्टिविटी है ये, डेंसिटी नहीं है, ठीक है। ये 27 है और यहाँ पर 9, 3 आया बच्चों, 3 ओम आया, वही कम तो हुआ ही है ना, 3 ओम आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका उल्टा दिया है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसको स्ट्रेच कर दिए डबल, स्ट्रेच मतलब उसको घींच दिए, मतलब लंबाई बढ़ा दी है, ठीक है। रो L/A इज इक्वल टू, सबसे पहले उसका 5 ओम था रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी को, वही तार को डबल कर दिए घींच के, मतलब लंबाई को हो गया 2 गुना, एरिया हो गया आधा, A/2, 2 गुना घट गया एरिया। अभी रो इंटू L इंटू 2, नीचे में A, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो रो मतलब रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू A कितना दिया, डिवाइडेड बाय A, 5 रो, 5 इंटू 2 जब 4 कितना होता है बच्चों 20,
ओम, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया। ये इजी है, कर लोगे। ये क्वेश्चन खुद से करना, क्वेश्चन खुद से करना, रेजिस्टिविटी भी फाइंड करना, रेजिस्टिविटी खुद से बताना। नेक्स्ट, ये पार्ट 1 ही खत्म कर देंगे, ये लास्ट है, ये पार्ट 2 बनाएंगे। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? जैसे रेजिस्टिविटी पढ़े थे वैसे ही कंडक्टिविटी होता है उसका उल्टा। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसको हम लोग सिग्मा करके लिखते हैं, ये सिग्मा है, सिग्मा। क्या है ये? सिग्मा है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल सिग्मा, 6 जैसा दिख रहा है ना, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो 1 बाय, देखो 1 बाय, यहाँ पर रो का हम लोग फॉर्मूला अगर लिखें तो रो का फॉर्मूला होता है R इंटू ए डिवाइडेड बाय L, तो L चला जाएगा ऊपर, तो R सॉरी L, R इंटू एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब वही वैसे ले लो, ये कट गया तो ये बचेगा 1 बाय। इतना करने का दरकार नहीं है बच्चों, सिंपल यहाँ पर ये आपका हो जाएगा L बाय आर ए, ठीक है, L बाय आर ए। सिग्मा मतलब जो कंडक्टिविटी है उसको हमने सिग्मा करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज L बाय आर ए। इसका ऐसा यूनिट इसका उल्टा कर दो, मतलब अगर ये है आपका नीचे में अगर ओम होता है तो ओम इनवर्स, इसका मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये आपका मीटर है, कट कुटी के हो जाएगा मीटर इनवर्स, है ना, सिंपल सा चीज़। नाउ ओमिक रेजिस्टर एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। देखो बच्चों, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को अच्छे से फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर। तो जितने भी मेटल्स है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वो लोग ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, ओबे करते हैं, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, ठीक है। तो उनका ग्राफ भी ओम्स लॉ जैसा आता है क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को बढ़िया से फॉलो नहीं करते हैं, मतलब करते भी हैं नहीं भी करते हैं, तो उनका सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ इस टाइप से कर्व जाएगा। जैसे कि एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, बल्ब का फिलामेंट हो गया, ये लोग ओम्स लॉ को प्रॉपरली ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, ये लोग ओम्स लॉ को प्रॉपरली ओबे नहीं करते हैं। तो इसमें ना ये सभी जानो, अभी ये सब ही अभी जानो, ठीक है, ओके। नाउ सुपर कंडक्टर। देखो बच्चों, सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम लोग बहुत ही लो टेम्परेचर कर देते हैं ना, जब बहुत ही नीचे नीचे टेम्परेचर गिरा देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि लो टेम्परेचर में जीरो रेजिस्टेंस का मतलब सोच लो कि पूरा करंट जा रहा है, पूरा बिल्कुल भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ करंट मतलब कुछ लॉस नहीं हो रहा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन नहीं हो रहा है, फटफट फटफट इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एट वेरी लो टेम्परेचर उनका 0 रेजिस्टेंस हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जैसे कि मर्क्यूरी अगर 4.2 केल्विन के नीचे उसका टेम्परेचर ले जाओगे तो इट विल बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर। लेड बिलो 7.25 के बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। न्योबियम बिलो 9.2 के बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स देखोगे तो कॉमन यूज में नहीं है क्योंकि एट सच अ लो टेम्परेचर को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, इतना लो टेम्परेचर अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझो, यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा दी हूँ। इसके बाद हम लोग ना ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, अब वो सब पढ़ेंगे जिससे ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्कि इधर रेजिस्टेंस जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बच्चों अच्छे से वीडियो को देखो, रिपीट मोड में देखो, रिवाइज करोगे तो वीडियो ऑन करो, वीडियो चलता रहेगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा। बेस्ट तरीका बता रही हूँ रिवीजन करने का, ठीक है। फॉलो करो आप लोग अच्छे से जो बात मैं बोल रही हूँ, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, क्लियर करना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक